हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विशेषण, जिसमें हमने पिछली वीडियो में गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और जिनके जो भेद थे उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। और आज बारी है नंबर 3 प्रमाणवाचक विशेषण से। तो बात करेंगे प्रमाणवाचक विशेषण की। वे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा मापतौल का बोध कराते हैं प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये कहें कि वे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा यानी मापतौल का बोध कराते हैं प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। खेल का मैदान लंबा है। ये लंबा क्या बोध करा रहा है? ये किसका? माप का। किसका बोध करा रहा है? ये माप का। सोहन 5 लीटर दूध पी गया। तो कितना पी गया? 5 लीटर। 5 लीटर एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। तो ये जो भी लीटर में या तोलने वाली बात हो तराजू से, तो वो किस में आते हैं? प्रमाणवाचक विशेषण में। प्रमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। एक निश्चित प्रमाणवाचक और एक अनिश्चित प्रमाणवाचक। बात करते हैं पहले निश्चित प्रमाणवाचक से। निश्चित प्रमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। 5 लीटर, हमें एक निश्चित मात्रा का बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि दूध की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। 1 टन गेहूं, तो हमें गेहूं की मात्रा कितनी यहाँ मिली? हम कहेंगे 1 टन। 1 टन क्या होता है? हम कहेंगे 10 कुंतल। अब बात करते हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध न हो, एक निश्चित मात्रा का बोध न हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा चावल। थोड़ा सा चावल अगर यहाँ होता 2 किलो चावल तो ये निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होता, परंतु यहाँ थोड़ा सा मालूम नहीं कितना है, उसकी कोई हमें संख्या मालूम नहीं, ज्ञात नहीं, तो हम ये किस में रखेंगे? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में। ऐसी थोड़ी सी गजक, अब यहाँ 2 किलो गजक 3 किलो गजक होती तो ये निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होता, परंतु यहाँ थोड़ी सी है तो अनिश्चित है, पता नहीं कितनी है, तो ये किसका उदाहरण है? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का। संख्यावाचक में संख्या होती है, जबकि प्रमाणवाचक में मापतौल होती है। ये आपको याद रखना होगा, याद रखने योग्य बिंदु हैं, लाइनें हैं। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है। संख्यावाचक में संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि प्रमाणवाचक में संख्या के बाद मापतौल की इकाई होती है। किसकी होती है? मापतौल की इकाई होती है। अब बात करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।
ये सर्वनाम शब्द होते हैं, दूसरे शब्दों में ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। क्या है? बहुत बुद्धिमान है। उस गाय को चारा डालो। तो ये संकेत हो रहा है यह लड़का किसकी तरफ? इस लड़के की तरफ को क्या है? ये बुद्धिमान है। और दूसरे उदाहरण में उस गाय को क्या करो? चारा डालो। ये संकेत हो रहा है कि उस गाय को, विशेषता बताई जा रही है साथ साथ कि उस गाय को उंगली करके, इशारा करके बताया जा रहा है कि उस गाय को चारा डालो, बाकी को मत डालो। ये लड़का बहुत बुद्धिमान है, ये लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो ये इशारा करके कहा जा रहा है कि ये लड़का बहुत, तो ये विशेषता बताई गई है। यहाँ गलत टाइप हो गया ये। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हमने पहले पढ़ लिया, यहाँ गलती से ये टाइप हो गया है। तो यहाँ आएगा व्यक्ति वाचक विशेषण। लिख लेना, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये कौन सा है? व्यक्ति वाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये काट देना बिल्कुल, इसकी जगह व्यक्तिवाचक विशेषण लिख लेना। ये अलग से है, विशेषण के जो अन्य भेद हैं उनमें है ये, इन चारों से अलग। जैसे बनारस। बनारस क्या है? एक संज्ञा, परंतु बनारसी साड़ी यानी एक विशेषता बता दी इस साड़ी की कि ये बनारसी साड़ी है। तो बनारसी साड़ी की कोई खास बात होगी। कश्मीरी सेब यानी कश्मीर क्या है? संज्ञा, परंतु कश्मीरी सेब यानी सेब की विशेषता बता दी कि ये कश्मीरी है। जयपुरी रजाई, भारतीय सैनिक, मलिहाबादी आम, क्या है ये? संज्ञा होते हुए एक किसी वस्तु विशेष की क्या बता रही है? विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब बात करेंगे तुलना बोधक विशेषण, खासकर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन विशेषणों द्वारा दो या अधिक विशेष्यों के गुणों की तुलना की जाती है, तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना की जाए या अधिक, या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वो क्या होते हैं? तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। पहले बात करेंगे मूलावस्था से। मूलावस्था, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है, यानी जैसे होते हैं वैसा ही वहाँ प्रदर्शित किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे सीता सुंदर है, तो क्या है ये? सुंदर है।
सीता सुंदर है, कोई बात नहीं, सीता सुंदर है। तो ये तो हो गई मूल अवस्था। अब उत्तरावस्था की बात करें, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की बात होती है या तुलना होती है, जैसे कम या ज़्यादा है, कम सुंदर ज़्यादा सुंदर, इस तरीके की होती है तुलना। गीता पूनम से सुंदर है, तो यहाँ तुलना हो रही है किससे? गीता की पूनम से तुलना हो रही है कि गीता क्या है? पूनम से सुंदर है। तो ये कौन सी अवस्था हुई? उत्तरावस्था। अब तीसरी अवस्था उत्तमावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, जैसे सीता सबसे सुंदर है, यानी सीता सबसे सुंदर है। जितनी बार महिला वर्ग है उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? सीता को कहा गया है। केवल एक व्यक्ति विशेष को श्रेष्ठ बताया गया है यहाँ। तो कौन सी अवस्था हुई? ये उत्तमावस्था हुई। कैसी? उत्तमावस्था, सब में उत्तम। तो ये तीनों क्या थे? ये तुलनाबोधक विशेषण की क्या थी? अवस्थाएं। क्या थी ये? अवस्थाएं। जैसे प्रिय मूल अवस्था, अब उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? प्रियतर। अब उत्तमावस्था प्रियतम। लघु ये क्या है? मूलावस्था, मगर उत्तरावस्था लघुतर, और ये क्या हो जाएगी? लघुत्तम। ये इसकी अवस्थाएं हो जाएंगी। ऐसे ही निम्न, उत्तरावस्था निम्नतर और उत्तमावस्था निम्नतम, ये क्या हुए? इनकी तीनों अवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।